हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 55। इससे पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 54 में दिया था। काकरपार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात में स्थापित किया गया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में पशु क्रूरता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1960 में यह अधिनियमित किया गया था। बुलबुल फाइट भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह असम में आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र के जैतपुर में स्थापित परमाणु रिएक्टर के निर्माण में कौन सा देश भारत का सहयोग कर रहा है? तो यह देश है फ्रांस। दोस्तों, अब हम यहाँ पर 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। वे टॉपिक है यहाँ पर इंडियन डेजर्ट कैट, पीएम को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क इंडिया प्रोग्राम और पीएम मातृ वंदना योजना। इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यह हमारे लिए लाभदायक साबित होंगी। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है इंडियन डेजर्ट कैट। हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है। इंडियन डेजर्ट कैट को एशियाटिक वाइल्ड कैट या एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फेलिस सिल्वेस्ट्रीम और नाटा है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह आमतौर पर राजस्थान के थार में रेगिस्तान का एक प्राणी है और झाड़ीदार रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह बिल्ली पश्चिमी भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ पुणे, नागपुर का भी क्षेत्र शामिल है। यह बिल्ली रेगिस्तान में पाई जाती है और पानी के बिना भी जीवित रह सकती है। इन प्रजातियों के पैर की उंगलियों में कुशन और बाल होते हैं जो इसे उतार चढ़ाव वाले रेगिस्तानी तापमान को संतुलित करने में मदद करते हैं। इसके प्राकृतिक वास की बात करें तो यह अधिकतर स्क्रब रेगिस्तान में 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पर्याप्त वनस्पति वाले पहाड़ी क्षेत्रों में तथा साथ ही समशीतोष्ण जंगलों में पाई जाती है। एशियाई जंगली बिल्ली आमतौर पर जल स्रोतों के करीब रहती है, लेकिन कम पानी वाले क्षेत्रों में भी रह सकती है। यह विशाल रेगिस्तानों, घने जंगलों और गहरी बर्फ में भी बच जाती है। इस बिल्ली को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है? तो इसके सुंदर मुलायम फर होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फर व्यापार में इसकी सबसे अधिक मांग है। घरेलू बिल्लियों के साथ संकरण से आनुवंशिक गुणों का नुकसान हो सकता है और इसलिए इसे मुख्य खतरों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान और मध्य एशिया से संकरण की सूचना मिली है तथा यह भारत में भी बड़ी संख्या में समस्या बन चुकी है। एक अन्य महत्वपूर्ण खतरा मानव संघर्ष से भी संबंधित तथा अवैध शिकार है। आवास विनाश और आवास की गुणवत्ता में कमी महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। भूमि उपयोग में बदलाव के कारण एशियाई जंगली बिल्लियों में काफ़ी मात्रा में दबाव की महसूस की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी स्थिति क्या है तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे कम संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट 2 में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1 में इसे रखा गया है। तो ये बिल्ली जहाँ पर पाई जाती है पन्ना टाइगर रिजर्व में, अगर हम उस पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में लगभग 576 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पन्ना टाइगर रिजर्व है। बाघों की वर्तमान संख्या यहाँ पर 55 तक आंकी गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना 1981 में की गई थी। इस रिजर्व को भारत के 22वें टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना टाइगर रिजर्व के भीतर से होकर गुजरती है। यहाँ पर अगर हम इसकी मान्यता की बात करें तो जुलाई 2021 में पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 25 अगस्त 2011 को पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया। मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रिजर्व भी है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। संजय धुबरी, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच टाइगर रिजर्व, इनके बारे में भी आप जरूर पढ़िए। अगला टॉपिक है यहाँ पर पीएम को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया गया। इसे नगदम पेलजी खोरलो के नाम से भी जाना जाता है। पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो पुरस्कार की घोषणा भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तथा भूटान साम्राज्य और वहाँ के आम लोगों की सेवा करने हेतु सम्मानित किया जाता है। ड्रग ऑफ द ड्रैगन किंग की स्थापना 7 नवंबर 2008 को उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए की गई जिन्होंने देश और भूटान के लोगों की सेवा जीवन भर की है। यह सम्मान 2 श्रेणियों में दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
भारतीय प्रधानमंत्री को अब तक के कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उन पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है अब्दुल अजीज़ अल सऊद ऑर्डर 2016 में दी गई थी। यह सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है जो गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। गाजी अमीर अमानतुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर 2016 में। अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में दिया गया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड 2019 रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 मालदीव का सर्वोच्च सम्मान जो कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। फिर पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश प्रथम श्रेणी 2019 बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है ये। लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार 2020 उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिए दिया जाने वाला संयुक्त राज्य सशस्त्र बल का पुरस्कार है ये। सियोल पीस प्राइज़ 2018 सियोल पीस प्राइज़ कल्चरल फाउंडेशन का द्विवार्षिक पुरस्कार है जो कि दक्षिणी कोरिया का है। उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव विकास में सुधार, राष्ट्र और विश्व में शांति तथा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया जाता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है ये। पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 यह किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता को दिया जाता है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान 2019 के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता के लिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स CERA द्वारा सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर अगला टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम। तो हाल ही में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया BPNI ने स्तनपान अनुकूल अस्पताल हेतु राष्ट्रीय प्रत्यानयन केंद्र NAC लॉन्च किया है। तो BPNI क्या है? तो भारत में स्तनपान के संरक्षण, संवर्धन और समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय संगठन है जो स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों के लिए उचित पूरक आहार की दिशा में काम करता है। यह एक नई पहल है जिससे देश भर के अस्पतालों में ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली स्तनपान अनुकूल के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। यह कदम नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मद्देनज़र उठाया गया है जिसने सिजेरियन डिलीवरी में और वृद्धि देखी गई है। एक सिजेरियन डिलीवरी जिसे C सेक्शन भी कहा जाता है एक शल्य प्रक्रिया है। इसे तब किया जाता है जब प्राकृतिक डिलीवरी सुरक्षित नहीं होती है। इसका उद्देश्य अस्पतालों के लिए नीति, कार्यक्रमों और प्रथाओं को निर्धारित करना है। यह नवजात मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगा और हमारी शिशु मृत्यु दर IMR में सुधार करेगा। शिशु मृत्यु दर को जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्तनपान के महत्व की अगर हम बात करें तो यह माताओं और शिशुओं दोनों के लिए इष्टतम है। यह शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और बाद में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मधुमेह, मोटापा और अस्थमा की दर को कम करता है। माता के दूध में मौजूदा प्रोटीन फार्मूला गाय के दूध के बजाय बच्चे द्वारा आसानी से पचा लिया जाता है। साथ ही माता के दूध में मौजूद कैल्शियम और आयरन का पाचन आसानी से हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे स्तनपान कराने वाली माताओं के गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद मिलती है और यह प्रसव के बाद होने वाली रक्तस्राव अधिक तेज़ी से बंद हो जाता है। इसके अलावा यह स्तनपान की डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को भी कम करता है तथा माताओं का अपने बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने में मदद करता है। संबंधित डेटा की अगर हम बात करें तो नवीनतम NFHS 2019 और 21 के अनुसार केवल 41.8% माताएं जन्म से पहले बच्चे के भीतर स्तनपान कराने और जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को त्वचा से त्वचा का संपर्क कराने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि 58% माताएं इसके लिए सक्षम नहीं हैं। प्रतिवर्ष लगभग 24.5 मिलियन जन्मे बच्चों में से 14.2 मिलियन बच्चे मां के दूध और माताएं इसके लाभों से वंचित हैं। ये मां और बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। सरकार द्वारा संचालित कुछ अन्य योजनाओं की बात करें, पहलों की बात करें तो मां पूर्ण स्नेह, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, सहायक नर्स दाई, जननी सुरक्षा योजना JSY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, केरल में कुटुंबश्री योजना और पोषण अभियान। ये कुछ योजनाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा संचालित कराई जाती है। यहाँ पर जो योजना है वो है PM मातृ वंदना योजना। यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
PMMVY के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक मातृत्व लाभ योजना है जिसे 1 जनवरी 2017 को देश के सभी जिलों में लागू किया गया था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र सरकार की योजना है। ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में भी जाना जाता है इसे। तो इससे गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली नगद राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है ताकि वे अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सके और आंशिक रूप से उनके वेतन के नुकसान की भरपाई की जा सके। लक्षित लाभार्थी की बात करें तो वे महिलाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में संलग्न हैं तथा किसी भी कानूनी के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। ऐसी सभी पात्र महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और माताएं जिन्होंने परिवार में पहली संतान के लिए 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गर्भधारण किया हो। योजना के तहत क्या लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर, तो लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 3 किस्तों में 5,000 रुपये नकद प्राप्त कराए जाते हैं। यहाँ पर गर्भधारण का शीघ्र पंजीयन कराना, प्रसव पूर्व जांच करने पर, बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर। पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी नगद राशि दी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार पात्र महिला को औसतन 6,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त की जाती है। विशेष लक्षण क्या है इसके, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है। इस योजना के तहत एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम है। इसके परिणाम स्वरूप लाभार्थी को किसी भी शिकायत का शीघ्र जवाबदेही के साथ बेहतर तरीके से निवारण होता है। यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना क्या है, तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश भारतीय राज्यों में नवजात और बालकों के बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए 22 सर्वेक्षणों में नवजात मृत्यु दर NMR 34 है, शिशु मृत्यु दर IMR 47 है और 5 वर्षों से कम बच्चों के मृत्यु दरों में लगभग यहाँ पर 56 के पंजीकरण का उच्चतम स्कोर देखा गया है, जबकि केरल में मृत्यु दर के सबसे कम आंकड़े यहाँ पर देखे गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के कार्यालय द्वारा भारत में मातृ मृत्यु दर पर जारी विशेष बुलेटिन में 2016 से 18 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2016-18 के दौरान घटकर 113 हो गया है, जो कि 2015-16 में 122 और 2014-16 में 130 था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मृत्यु दर को कम कर 70 लाना है। कितने पर? 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर। मूल रूप से यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप योजना है। यदि हम इस योजना के लाभ की बात करें, जननी सुरक्षा योजना के, तो इसके तहत पात्र गर्भवती महिलाओं द्वारा सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में प्रसव कराने पर उन्हें नगद सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माँ की उम्र और बच्चे की संख्या की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं रखी गई है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जानी जाने वाली महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक को उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर आशा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इनको कहा जाता है। महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु कुछ अन्य योजनाएं भी चलाई जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण हेतु नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केरल की कुटुंबश्री योजना, इस योजना को वर्ष 1998 में केरल में सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से गरीबी का पूर्ण उन्मूलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह देश का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण परियोजना है। इसके 3 घटक हैं: माइक्रो क्रेडिट, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और सशक्तिकरण एम्पावरमेंट। ये 3 घटक इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
फिर है यहाँ पर पोषण अभियान, मार्च 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान का लक्ष्य बच्चों को पोषण स्थिति जो कि 0 से 6 वर्ष के हैं और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार लाना है। फिर यहाँ पर अगला प्रोग्राम है एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे हम ICDS भी कहते हैं। यह योजना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं तथा उनके कमज़ोर समूहों को लक्षित करती है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है इंडियन डेजर्ट कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है PM मोदी को भूटान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, उस पुरस्कार का नाम क्या है। शिशु मृत्यु दर IMR को जन्म से पहले कितने दिनों के भीतर मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है PMMVY योजना की शुरुआत कब की गई थी। आशा कार्यकर्ता का पूरा नाम क्या है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो यदि आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होता है तो इसे आप खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।